हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉबिन क्लासेस। आज हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पीडियाट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीडियाट्रिक्स होती क्या है। पीडियाट्रिक्स नर्सिंग की वो ब्रांच जो कि बच्चों से डील करती है, उनको हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हमारे सेमेस्टर वाइज उनको डील कर लेंगे। जहाँ से जहाँ तक है आपका सारा का सारा पेपर काफ़ी हद तक इसमें से मिलता जुलता सा आ जाएगा, और जो नहीं आएगा वो आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, काफ़ी नॉलेजेबल होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस देखते हैं। ओहो, एक सेकंड ना, एक मिनट। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हमेशा कुछ क्वेश्चन आता ही है। टॉडलर के माइलस्टोन क्या है, प्री टर्म बेबी क्या होता है, कैसे उसका मैनेज करना है, प्री टर्म और लो बर्थ वेट क्या होता है। अच्छा, प्री टर्म और लो बर्थ बेबी में रिलेशन क्या है, पोस्ट टर्म में क्या लो बर्थ बेबी हो सकता है, न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्स कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूनेटल सीजर्स, टॉर्च इन्फेक्शन, पेटेंट डक्टल आर्टरियोसिस, हर्ट की कंडीशन है वो, और सब क्या हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रूप, राइट हार्ट डिजीज, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, ये सारे हम डिस्कस कर रहे होंगे, देख लें, है ना। चलो, ये रहा हमारा चार्ट, ये किसी काम का नहीं है, आगे चलते हैं सीधे, है ना। चलो, सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ से हम लोग क्या समझते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंज क्या है। ग्रोथ का मतलब क्या होगा, ग्रोथ का मतलब होगा कि हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंज क्या है। ये देखें, ये फिजिकल चेंज क्या है। जो भी फिजिकल चेंज आते हैं उनको हम लोग ग्रोथ के अंदर डालते हैं ना। एवरी फिजिकल चेंज केम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रोथ, वेदर द डेवलपमेंट इंक्लूड द मेंटल फंक्शनिंग। मेंटल फंक्शन मतलब कि दिमाग हमारा कितना काबिल हुआ, ब्रेन की फंक्शनिंग क्या हुई, माइंड की फंक्शनिंग क्या हुई, वो डेवलपमेंट। और ग्रोथ की फंक्शनिंग क्या, फिजिकल। ग्रोथ को याद रखने का इजी तरीका क्या है, गेटिंग बिगर। ग्रोथ को कैसे याद करेंगे, गेटिंग बिगर, कि भाई बड़ा हो रहा है तो ग्रोथ है। डेवलपमेंट गेटिंग बेटर, कि अच्छा हो रहा है, हम लोग बेटर हो रहे हैं या अच्छे हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है ना। तो बड़े होना या फिर फिजिकल फीचर आना, ग्रोथ। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है सारी की सारी वो चीज़ें कि भाई आप बेटर कितना हुए, आपने सीखा क्या, है ना। जैसे कि हमारी एक एज के बाद हम लोग डेवलप ही करते हैं, बेटर नहीं होते। इंडिया कैसा है, डेवलपिंग है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, कई तरीके याद करने के, ठीक है। काट देता हूँ मैं। चलो, आगे। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहला न्यूट्रिशन। भाई अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, और बोन अच्छी से ग्रोथ करेगी, बॉडी अच्छी से ग्रोथ करेगी, और फिर ग्रोथ नॉर्मल होगी, अच्छी होगी। जेनेटिक्स क्या है भाई, अगर मान लेते हैं पिता भी छोटे माता भी छोटी, तो बच्चा कहाँ से लंबा हो जाएगा, वो भी छोटा ही होगा। छोटा मतलब बौना। प्री नेटल केयर है ना, मदर्स हेल्थ। प्री नेटल का मतलब माँ की हेल्थ क्या थी प्रेगनेंसी के दौरान, माँ को खाना दिया या नहीं दिया, केवल लड्डू लड्डू खिलाया, प्रोटीन दिया नहीं, तो बच्चा कैसे अच्छा होगा, स्वस्थ नहीं होगा, है ना। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कैसा रहा, एनवायरमेंट कैसा रहा मतलब कि अब मान लेते हैं बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ और ऐसी जगह पैदा हो गया गुंडों के बीच, तो अब वो गुंडा ही बनेगा, एनवायरमेंट कैसा, डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा, नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ की खाली जो लोग हैं वो बिल्कुल भी न्यूट्रिशन को सपोर्ट नहीं करते, न्यूट्रिशियस नहीं है, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। उसका न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होगा, डेवलपमेंट पुअर हो जाएगा। हार्मोन्स, भाई जो उसके अंदर हार्मोन्स है वो नॉर्मल सीक्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब मान लेते हैं कहीं उसको पिट्यूटरी काम नहीं कर रही, कहीं और कोई ग्लैंड काम नहीं कर रही, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या रहा, कि भाई पैसे ही नहीं है खाने को, अब खाने को पैसा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, डेवलप कर पाएगी, स्कूल नहीं जा पाएगा, अच्छे स्कूल नहीं जा पाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, अच्छा अच्छा नहीं पढ़ पाएगा, तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डेवलपमेंट भी नहीं होने दे रहा आगे। हेल्थ कंडीशन क्या रही, कहीं एकदम से कोई बीमारी आ गई हो, सीलिएक डिजीज आ गई हो, कुछ हो गया हो, तो फिर अच्छी सी कंडीशन भी नहीं। बर्थ ऑर्डर एंड फैमिली साइज, फैमिली में बच्चे हैं 10, कमाई 10,000, कैसे चले काम। चलो, अब टॉडलर के माइलस्टोन, टॉडलर के माइलस्टोन क्या, 12, 18, 24, 36, आसानी से याद कर सकते हैं। देखो, याद रखने का मैंने तो जैसे 12 महीने पे मैंने क्या क्या है कि बच्चे को देखा है, बच्चा अकेला केक काट लेता है ना। केक कट, केक कट कब करता है, 12 तारीख को, 12 महीने पे, है ना। 12 तारीख को, 12 महीने पे, 12 12 12 पे बच्चा अकेला केक काट लेता है, केक कट करना सीख जाता है। अब जब वो केक कट करना सीख गया 12 महीने पे, तो क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे स्टैंड अलोन, अकेला खड़ा होकर के। अब अकेला खड़ा हो गया तो स्टेप भी पहले ले लेगा। अब पहले स्टेप ले लेगा तो ऐसा तो है नहीं हैप्पी बर्थडे बोलेगा ही, दादा मामा करेगा कुछ ना कुछ, है ना।
18 महीने पे सबसे शैतान बच्चा, 18 महीने का सबसे शैतान, सबसे ज्यादा शैतान। वर्क्स वेल, रन स्टिफी, क्लाइंब स्टेयर्स, सबसे ऊधम दंगे करेगा। और कौन सा गेम खेलता है? पीकाबू। पीकाबू का मतलब वो ताता करता है ना, कि आपने को आईने के पीछे छुपा करके फिर एकदम से आ जाते हैं तो बच्चे को लगता है कहाँ से आ गया। पीकाबू खेलता है। 24 महीने, 24 महीने पे क्या? रन्स वेल, किक्स बॉल, स्टैंड अलोन। अच्छा, माँ के दराजे खोलता है। क्वेश्चन आया था कौन से महीने पे माँ के दराजे खुलने लग जाता है? माँ के दराजे का मतलब हो गया ड्रॉर्स ओपन करता है। ड्रॉर्स ओपन। कौन सा महीना? 18 से 24, कोई सा भी। आगे 36 महीने पे क्या होगा? पेडल साइकिल, ट्राई साइकिल है ना। क्लाइम्स वेल, नोज फुल नेम, स्पीक्स इन सेंटेंस, कैन वर्क टॉयज विद बटन, है ना। बटन लगाना सीख जाता है 36 महीने पे, 24 पे नहीं सीखता। और हम थे जिन्होंने जूते का फीता बांधना भी 8th में सीखा था। चलो, प्री टर्म बेबीज एंड लो बर्थ वेट। प्री टर्म बेबी और लो बर्थ वेट, भैया ये इंपॉर्टेंट है। प्री टर्म और लो बर्थ वेट, हमारे एक सर है मोर सर, बड़ा अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, वही पढ़ाया जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना। लो बर्थ वेट, उनकी क्लास मुझको आज भी याद है वाली। तो क्या बताया उन्होंने? ऐसा बच्चा जो कि 37 वीक, 37 वीक से पहले आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? प्री टर्म बेबी, है ना। क्या कहेंगे? प्री टर्म बेबी। टर्म बेबी किसको कहेंगे फिर? 37 से 42 वीक तक जो है, 37 to 42 वीक्स तक जो आएगा उसको हम कह देंगे टर्म बेबी, ठीक है। और जो 37 से पहले आएगा ना, वीक से पहले, वो इमेच्योर होगा, उसके ऑर्गन्स पूरे मेच्योर नहीं होंगे। अब इसमें भी 3 कैटेगरी होती है। एक्सट्रीमली प्री टर्म, यानी 28 वीक से पहले आ गया भाई, जो 28 वीक से पहले आ गया उसका ट्रीटमेंट, जो उसके बाद आया उसका ट्रीटमेंट, और उस नॉर्मल का ट्रीटमेंट, सबका अलग अलग रहता है ना। देखते हैं अभी। सबसे पहले तो ये वाला देख लो, ये आजा भाई आजा। सबसे पहले वेरी प्री टर्म, वो एक्सट्रीमली प्री टर्म था, अब वेरी प्री टर्म आया, अब मॉडरेट टू लेट प्री टर्म आ गया है। नर्सिंग केयर ऑफ लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म। टेम्परेचर रेगुलेशन, क्या? टेम्परेचर रेगुलेशन होना चाहिए। सबसे पहले साइलेंट किलर किसे कहते हैं? साइलेंट किलर, एक सेकेंड, अरे यार कितना मोटा पेन है यार, रुको एक सेकेंड ना। साइलेंट किलर, साइलेंट किलर कौन है? साइलेंट किलर, आंसर क्या जाएगा? साइलेंट किलर इन यूनिट्स, इसका आंसर जाएगा, क्या नाम है उसको, हमारा टेम्परेचर कम कर देते हैं, हाइपोथर्मिया। क्या? हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। पेन टैप पे लिखने की आदत नहीं है, रेटिंग ऐसी रहेगी, है ना। कॉपरेट करें। हाइपोथर्मिया, इसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? इंक्यूबेटर या रेडिएंट वार्मर से। कंगारू मदर केयर, अच्छा कंगारू मदर केयर क्या माता ही दे सकती है? नहीं, एनी फैमिली मेंबर, कोई भी, एनी। आज मैं क्वेश्चन कर रहा था ये तो पता चला मेरे को, एनी फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर दे सकता है, मेल हो चाहे फीमेल। चले, कीप रूम वार्म, अवॉइड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि कोई आना जाना, हवा हवा का आना जाना, है ना। आगे रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे। रेस्पिरेटरी सपोर्ट कैसे देंगे? पहले तो ऑक्सीजन दे सकते हो। अच्छा, 100% ऑक्सीजन से क्या होता है? 100% ऑक्सीजन अगर दे दे तो रेटिनोपैथी ऑफ आइज हो जाती है। रेटिनोपैथी हो जाती है। क्या हो जाती है? रेटिनोपैथी। हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे आईसीयू में लिखा भी होगा कि आंखों का चेकअप कराएं। रेटिनोपैथी मतलब अंधा हो जाएगा। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से, क्या कहते हैं? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अरे यार कितना मोटा पेन होता है ये। एक सेकंड रुकना है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से क्या कॉज होने वाली बीमारी? रेटिनोपैथी ऑफ आइज, है ना। आगे सक्शन एयरवे जेंटली व्हेन नेसेसरी, सबसे ज्यादा, अच्छा सबसे पहले कहाँ से करेंगे? माउथ से या नोज से? माउथ से। माउथ के बाद कहाँ से करेंगे? नोज से। बहुत बढ़िया। आगे पोजीशन ऑन स्लाइड और बैक प्रिवेंट टू एस्पायरेशन। कैसे? पोजीशन और साइड और ब्लैक बैक पोजीशन देंगे ताकि एस्पायरेट ना कर जाए। आगे चलो, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, गावाज या एनजी ट्यूब। इफ सकिंग रिफ्लेक्स वीक, अगर सकिंग रिफ्लेक्स वीक है और आपको सकिंग करनी है तो गावाज कर सकते हैं। स्टार्ट विद स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड्स, आराम आराम से धीरे धीरे खिलाना है। कौन से तरीके से खिलाना है? कौन से तरीके से खिलाना है? कटोरी चम्मच मेथड, है ना। कटोरी चम्मच, कटोरी मेरे को पता है क्या बाउल कहते हैं, लेकिन हमको कटोरी याद रखना है। कटोरी, स्पून मेथड, नाम ही यही है, मैं क्या करूँ। चलो, मॉनिटर फीडिंग फॉर इंटॉलरेंस, मॉनिटर फॉर फीडिंग टॉलरेंस। आगे एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग में रेडी।
जब ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए हो, तैयार हो जाए ना ब्रेस्ट फीडिंग, तो एनकरेज कर देंगे ब्रेस्ट फीडिंग। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे? सकिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा। सकिंग रिफ्लेक्स SUC कमेंट में करके बता सकते हैं क्या सकिंग रिफ्लेक्स कब आता है? सकिंग रिफ्लेक्स, जस्ट सकिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा, तभी हम लोग इसको क्या कर देंगे, ब्रेस्ट फीड के लिए इंकरेज करेंगे। माँ के दूध से अच्छा कुछ भी नहीं होता है ना। आगे क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, कोलोस्ट्रम है ना। इन्फेक्शन, हाइजीन का नाम, हाइजीन कौन सा तरीके? 5C। 5C याद रखें, कौन कौन से? क्लीन कॉर्ड, क्लीन सरफेस, ये वाले थे ना, सारे याद चाहिए होंगे ना। अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 5C बड़ा आसान है, याद रखें। हैंड हाइजीन, मिनिमल हैंडलिंग, स्टेराइल इक्विपमेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड विजिटर्स। आगे मॉनिटरिंग, वाइटल्स लो हमेशा, एपनी स्पेल, एकदम दौरा तो नहीं आ रहा बच्चे में। और मॉनिटर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर ले लो। ब्लड शुगर कहाँ से लेते हैं? हील से लेते हैं बच्चों में, है ना। हील से ही लेनी है बच्चों के अंदर, क्या? ब्लड शुगर। बच्चों के अंदर शुगर हील से ही लेनी है, उंगली से नहीं लेनी, क्योंकि बोन होती है, इंजर कर देंगे हम लोग। हमेशा हील से ही ली जाएगी। सपोज करें ये 1 2 3 4 5, ये हो गया बच्चे का पैर। अगर ये बच्चे का पैर है तो यहाँ से कहीं से लेंगे हील से, हाथ से मत ले लेना जहाँ से कि हाँ भाई। आगे रिफ्लेक्सेस, सबसे पहले आएगा हमारा मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स का मतलब बच्चे को हमने गिराया और एकदम से वो हाथों को गिरते हुए छोड़ा, वो हो गया मोरो रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स, बच्चे के आपने वहाँ होठों पे, होठों के बगल में, चीक के बगल में टच किया तो दूध की खोज में बच्चा घुमा, वो हो गया रूटिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग का मतलब कुछ भी मुंह के अंदर डाला वो उसको चूसेगा, उसको लगेगा कि ये तो निप्पल है। ये रिफ्लेक्स कौन सा है? सकिंग रिफ्लेक्स है। चलो, ओहो, आगे कौन सा रिफ्लेक्स आ गया? पामल ग्राफ्स। पामल ग्राफ्स का मतलब है कि हमने कुछ भी डाला उसकी उंगली में और उसे कस के पकड़ लिया, वो है पामल ग्राफ्स। प्लेंटर ग्राफ्स का मतलब है कि जैसे ही हमने उसके पैर को छुआ वो उसके पैर की उंगलियां मोड़ लेगा। बिबिन्स की रिफ्लेक्स, भैया ये याद कर लेना, बिबिन्स की कई बार आ गया है ना। बिबिन्स की रिफ्लेक्स के अंदर क्या है कि कुछ भी हम लोगों ने मान लेते हैं, कोई भी नुकीली मतलब चाबी ले लिया, कुछ भी ऐसा चीज, शार्प ऑब्जेक्ट लिया। शार्प ऑब्जेक्ट अब ऐसा भी नहीं लेना कि निडल ही ले लो, है ना। उसको जब हम बच्चे के पैर पे मारेंगे या फिर उस पर सहलाएंगे एकदम से, तो क्या होगा, उसके उंगलियां एकदम से मुड़ जाएंगी, अंदर की तरफ फ्लेक्स हो जाएंगी। स्टेपिंग रिफ्लेक्स, स्टेपिंग रिफ्लेक्स का मतलब है जैसे ही आपने उसके, जैसे ही बच्चा चलने लगा उसके वो अपराइट हो गया, पैर अपराइट हो गए। टॉनिक रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक रिफ्लेक्स का मतलब है जैसे ही आपने फेंसिंग करी उसका मुंह मुड़ गया। टॉनिक और स्टेपिंग रिफ्लेक्स, टॉनिक और ये याद नहीं करने, 6 तक याद करने ना। आगे नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस का मतलब है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा ड्यू टू एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल्स। किस रूल से आप मुझे बताएं जॉन्डिस नापते हैं? किस रूल से? क्रैमर रूल। कौन सा रूल? क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल अगर आता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एग्जाम के बाद याद कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी याद करो। आगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल, दो तरह के जॉन्डिस होते हैं। फिजियोलॉजिकल वो जॉन्डिस जो हर बच्चे में होता है, हर बच्चे में होने वाला जॉन्डिस हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो कि हर बच्चे में नहीं होता। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमेशा 24 घंटे के पहले आ जाता है, मतलब कि 24 घंटे के बाद आ जा रहा है। और क्या हो रहा है, पीक होता है 3 से 5 दिन में और सेल्फ लिमिटिंग 1 से 2 हफ्ते में चला जाता है। इस केस में सबसे अच्छा क्या है? फोटोथेरेपी, सनलाइट दे दो। क्या दे दो? सनलाइट। सनलाइट देंगे, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, अनकॉन्जुगेटेड सॉरी, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, अनकॉन्जुगेटेड, वो कॉन्जुगेटेड में हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड में हो जाएगा। और यूरिन के थ्रू या फिर फीकल मटेरियल के थ्रू चला जाएगा बाहर, एक्सक्रिएशन में, एक्स। चलो पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या 24 घंटे में हो रहा है, पहले ही रैपिड हो रहा है बिलिरुबिन में और ट्रीटमेंट चाहिएगा। क्या क्यों होता है पैथोलॉजिकल? एबीओ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गई, G6PD की डिफिशियंसी हो गई। G6PD आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बहुत अंधकार में विषय आपका। सेप्सिस और बर्थ ट्रॉमा, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा भी कोई अंधकार नहीं हो गया। G6PD क्या है? एक एंजाइम है, लिवर में पाया जाता है, जो कि कॉन्जुगेटेड से अनकॉन्जुगेटेड कुछ इस तरह का काम कर रहा होगा, है ना। आसान है बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी का मतलब क्या है? ब्लू लाइट ब्रेक्स डाउन बिलिरुबिन। फोटोथेरेपी मतलब वही सूरज की रोशनी ब्लू लाइट के अंदर रखेंगे। ब्लू लाइट अलग से आती है, वैसे धूप में भी रख सकते हो, और बच्चे को जैसे ही रखेंगे तो
उसका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो ये फोटोथेरेपी होती है ना, इसको करने का भी वो पूछ लेता है कि फोटोथेरेपी में आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट याद रखने का अच्छा तरीका क्या है भाई, जेनिटल्स को कवर कर देना, आंखों को कवर कर देना और थोड़ी थोड़ी देर में पोजीशन बदलते रहना, बस आसान है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, अगर ज़्यादा ही मामला खराब हो गया तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ जाएगा। एडुकेट फीडिंग, एडुकेट फीडिंग कैसे, एडुकेट फीडिंग का मतलब भाई बराबर ब्रेस्ट फीडिंग कराओ आप, और कुछ भी मत कराओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, नियोनेटल सीजर्स, नियोनेट में अगर सीजर आए तो आप वैसे दवा कौन सी देंगे, जानते हैं क्या, जानते हैं क्या? अगर नियोनेट में सीजर्स आ जाएं तो आप सोडियम वाल्पोरेट देंगे ना, सोडियम वाल्पोरेट, हालांकि हमारे मतलब का नहीं है, पर ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। Seizures occurring in first 28 days of life, often stable in newborns, causes hypoxic ischemic encephalopathy, hypoglycemia, hypocalcemia, infection, meningitis, intracranial hemorrhage। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि हाइपोक्सिक क्या, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, ब्रेन तक किसी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंची, ब्रेन तक किसी वजह से ग्लूकोज नहीं पहुंचा, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्रेन तक किसी तक हाइपो मतलब कैल्शियम नहीं पहुंचा, हाइपोकैल्सीमिया, इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे किसमें, आरएच ओ न्यूनेटल जॉन्डिस में। ट्रीटमेंट वाली स्लाइड है नहीं अभी मेरे पास, चलो कभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, आगे चल लेते हैं। आगे हम लोग कर लेते हैं टॉर्च इन्फेक्शन कर लेते हैं। ये रहा शायद, चलो, टॉर्च इन्फेक्शंस। अब टॉर्च में कौन कौन से इन्फेक्शन आते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स में आ जाएगा सिफिलिस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस और हेर्पेस सिम्प्लेक्स। ये के सारे वो इन्फेक्शन है जो कि प्लेसेंटा से मदर तक आ सकते हैं, मदर से मतलब कि बच्चे में आ सकते हैं, यानी कि प्लेसेंटा को पार करके आ सकते हैं, प्लेसेंटा को पार करके न्यूबॉर्न में आने वाले हैं ना। आगे, बर्थ इफेक्ट एंड डेवलपमेंट डिलेज, ऑर्गन डैमेज, ये सारे इसके इफेक्ट हो सकते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एक हार्ट की डिजीज है, पल्मोनरी और हार्ट की। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हैं जो ऑर्टा में आ रहे हैं, वो क्लोज होना बंद हो जाती है। क्यों? आपने शायद एनएसएआईडी ड्रग दे दी होगी, उसकी वजह से ये होता है। हाँ, खास करके किसकी वजह से, इंडोमेथासिन और आइब्यूप्रोफेन, ये इंपॉर्टेंट है। एनएसएआईडी, ये देखो एनएसएआईडी है ना, इनकी वजह से सर्जिकल लाइगेशन, अगर सर्जरी करनी पड़ जाती है, अगर ये फेल हो जाता है तो अच्छी डिजीज है और काफ़ी डेप्थ में पढ़ सकते हैं, आज खाली ओवरव्यू लेने। आगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन यूरिया ज़्यादा हो गया, हाइपोएल्बुमिनिया हो गया और हाइपरलिपिडेमिया हो गया। इन सब की वजह से किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। सबसे पहले ये तीन तरह की होती है, मिनिमल चेंज, फोकल सेगमेंटल और मेम्ब्रेनस न्यूरोपैथी। मिनिमल चेंज मतलब कि बहुत हल्का सा स्कार बन जाएगा, वो हो जाएगा स्कार फॉर्मेशन। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, यानी कि इतना ज़्यादा हो डैमेज हो चुका है कि वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो गया, ज़्यादा स्कार फॉर्मेशन हो गया। और मेम्ब्रेनस न्यूरोपैथी यानी मेम्ब्रेन खराब होगी नेफ्रॉन की। आगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर आप किडनी काम नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, क्योंकि वो क्या नाम है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स इन सबका वो डिस्ट्रप्शन हो गया। आगे, जनरलाइज एडिमा, एसाइटिस हो सकता है, फ्रोथी यूरिन, फ्रोथी मतलब झाग वाला यूरिन, वेट गेन फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशन, वेट गेन हो जाएगा, पैलर और थकावट रहेगी, पैलर रहेगा और ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, अगर ऐसा रहेगा आदमी तो वैसे इन्फेक्टेड होने के चांस ज़्यादा है।
मैनेजमेंट क्या करेंगे, फ्लूइड स्टेटस मैनेज करेंगे, मेडिकेशन देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पेप्रेडिसोलोन, ड्रग ऑफ चॉइस है डीओसी या प्रेडनिसोलोन, डीओसी, ये भी क्वेश्चन है। डाययूरेटिक फ्लूजामाइड दे सकते हैं, लेसेक्स दे सकते हैं, एल्बुमिन इन्फ्यूजन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन लो डाइट, लो सोडियम हाई प्रोटीन डाइट देंगे, है ना, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देंगे, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, स्किन केयर करेंगे, ऐसा वो नहीं हो जाए कहीं बेड सोर नहीं हो जाए, उसका ध्यान रखेंगे। बस आगे चलते हैं। अगली डिजीज हमारी है क्रूप सिंड्रोम। क्रूप क्या होता है, क्रूप का मतलब होता है कि कोई एयरवे से रिलेटेड डिजीज है और कैसे वायरल होती है। क्या, नैरोइंग ऑफ लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, लेरिंगो ट्राइकियो ब्रोंकाइटिस, स्पाज्मोडिक क्रूप और बैक्टीरियल ट्राइकाइटिस। आगे चलो, क्या बार्किंग सील लाइक कफ, बार्किंग सील लाइक कफ मतलब घर वाले नहीं कहते कुत्ता खांसी हो गई है, वही है ये। आगे, स्पाज्मोटिक ग्रुप, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस, ये सब किस लिए हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लेरिंगोट्राइकियल होता है, उसके बाद होता है स्पाज्मोटिक। स्पाज्मोटिक का मतलब होता है कि मरोड़ से आते हैं एकदम से, और बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस का मतलब कि बहुत रेयर होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। आगे चले, हॉर्सनेस आ जाएगी, गला खराश रहेगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा और वर्स हो जाएगा रातों रात। ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट कैसे देंगे आप, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कभी भी कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए सबसे अच्छी दवा क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें भी क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। रेसिमिक एपिनेफ्रिन, कक्षा 12वीं, रेसिमिक मिक्सचर कभी पढ़े हो तो, कैसे, जब हम दो तरह के, क्या कहते हैं, दो तरह के एल फॉर्म और डी फॉर्म को एक साथ मिला दें तो कैसा मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर, उसी की बात कर रहा है। रेसिमिक एपिनेफ्रिन नेबुलाइजेशन, यानी कि आप दवाई को डाल दें उसके अंदर और एवोपरेट करें और फिर उसको इनहेल करेंगे तो आराम मिलेगा। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन बोल रहा है, ह्यूमिडिफाइड का मतलब है कि ऐसी ऑक्सीजन नहीं, ड्राई, ह्यूमिडिफाइड देनी है। आगे, अभी मैंने बताया था 100% ऑक्सीजन देंगे तो क्या हो जाता है, रेटिनोपैथी ऑफ आइज, है ना। नर्सिंग इंटरवेंशन, कोल्ड मिस्ट ह्यूमिडिफायर, पोजीशन अपराइट देंगे, सेमीफाउलर देंगे, कीप चाइल्ड काम, क्राइंग वर्सेस ऑब्स्ट्रक्शन, क्या, आराम से काम शांत रखेंगे, जितना ज्यादा रोएगा उतनी ज्यादा उसको सांस लेने में समस्या होगी। एनकरेज फ्लूइड, उसको फ्लूइड देने के लिए देंगे। मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली, और रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली मॉनिटर होंगे, है ना। चलो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में आरएचडी, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, बहुत बढ़िया। अच्छा, बेंजाथीन जो पेनिसिलिन होती है ना, बेंजाथीन पेनिसिलिन को हम दे ही नहीं पाते, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज की। तो एक बार मुझे बताया था, देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन एक बार मुझे बताया गया था कि बेंजाथीन पेनिसिलिन को जब हम देते हैं ना तो वो निडल में जम जाती है, और जब वो निडल में जम जाएगी तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो लग नहीं पाएगी, जम जाएगी तो डालेंगे कैसे, लगाएंगे कैसे, तो उसको बड़ा फास्ट लगाना होता है। और तरीका ये है कि आपको ना पहले अपने निडल के आगे ना डिस्टिल वाटर, आपने बेंजाथीन पेनिसिलिन भरी, उसके तुरंत बाद डिस्टिल वाटर भर लो, जिससे कि आप लगाएं तो पहले डिस्टिल वाटर जाए और उसके बाद हो जाए बेंजाथीन पेनिसिलिन। ये इसको लगाने का तरीका है। ये रोमेटिक हार्ट डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस भी है। होता कैसे है ये, तो एक होता है गैस बैक्टीरिया, फुल फॉर्म है ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले क्या होता है ना, हमको गले के अंदर फील हो जाएगा कि भाई सोर थ्रोट हो रहा है, सोर थ्रोट का मतलब कोई दिक्कत हो रही है गले में। जब वो ट्रीट नहीं कर पाएंगे ना हम लोग, तो फिर वो ही कन्वर्ट हो जाएगी रोमेटिक हार्ट डिजीज में। इसमें भी अलग अलग से साइन आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाती है ये, कि माइनर साइन क्या है, मेजर क्या है, क्राइटेरिया क्या है माइनर और मेजर का। काफ़ी लंबी डिजीज है, काफ़ी अच्छी डिजीज है, अगर जरूरत होगी तो आप बोलेंगे तो ज़रूर पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी जितना हो पाएगा, है ना। चलो आगे, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का मतलब ये हो गया कि हर्ट के अंदर छेद हो गए। छेद का मतलब छेद बंद ही नहीं हो रहे, और चार चीज़ों की वजह से ये कंडीशन आ रही है। चार कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो वीएचडी है, कोई डिफेक्ट है, छेद है। अब छेद के साथ साथ पुल्मोनरी स्टेनोसिस है, मतलब कि आगे ब्लड जा नहीं पा रहा है। अब जब आगे जा नहीं पा रहा है तो ओर्टा, ओवरराइडिंग ऑफ ओर्टा, यानी ओर्टा बड़ी हो जा रही है, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और अब राइट वेंट्रिकल बड़ा हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो साइनोसिस होगा, पक्की बात है। टेट स्पेल यानी कि बहुत ज़्यादा साइनोसिस हो जाना, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, उंगलियों का सूज जाना। और सबसे अच्छी पोजीशन इसमें बच्चा खुद ही बैठ के बता देता है आपको, स्क्वेटिंग पोजीशन में। कंप्लीट करेक्शन के लिए आपको क्या करना है, सर्जिकल रिपेयर करना है। आगे चलेंगे, ये सारी डिजीज है। वीएसजी का मतलब होता है वेंट्रिकल में छेद हो जाना, एएसजी का मतलब होता है आर्टरी में आर्टरी ऑरिकल में छेद हो जाना। अब जिनको नहीं पता ऑरिकल क्या होता है, एट्रियम को ही हम ऑरिकल कहते हैं ना। टीएफ, ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला। ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला का मतलब होता है कि ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में जो रास्ता है वो नहीं था, आधा था, एट्रेशिया था, है ना, उसी को कह रहे हैं।
ये किस में पाया जाता है वैसे मैं बताऊं आपको, ये ओलिगोहेड्रोमिनोस कंडीशन में होता है ज़्यादातर। क्या? ओलिगोहेड्रोमिनोस। आओ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। क्या बात है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा का मतलब है मुंह से लहा टपकेगी, चोकिंग एंड कफिंग, खांसी होगी कि खून ही वो ब्लड ही नहीं जाएगा, सॉरी दूध नहीं जाएगा ना, दूध पिएगा तो। अब रास्ता ही नहीं पूरा तो फिर दूध कैसे पिए? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस नहीं ले पा रहा, इनेबिलिटी टू पास एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब भी पास नहीं हो रही। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? एनपीओ, कुछ भी मत दो माउथ से, हेड एलिवेटेड पोजीशन में रखो, सक्शनिंग कर दो और सीधा ऑपरेशन होता है, विद इन 2 to 3 days ऑपरेशन होता है। हाइपोथर्मिया एंड नर्सिंग केयर। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर गिर गया, वही हाइपोथर्मिया है। ऐसे में आपको क्या करना है? इंक्यूबेटर में रखना है। अब कहाँ होता है? प्री मेच्योरिटी के अंदर ब्राउन फैट तो होता नहीं बॉडी में। अब जब ब्राउन फैट होगा नहीं तो फैट वो क्या नाम है, हीट होगी नहीं। अब हीट नहीं होगी तो फिर हाइपोथर्मिया होना ही है। उन सब के लिए नर्सिंग केयर बहुत सिंपल सी है। बच्चे को तुरंत नहलाओ मत, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखो, एनवायरनमेंट को वार्म रखो, इंक्यूबेटर या रेडिएंट वार्मर का यूज करो, बस। आगे ये सारी बिब्लियोग्राफी आ रही है। अब आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं? निमोनिक्स यूज करेंगे हम लोग, हम जब भी यूज करेंगे। अबगार, फ्लैश कार्ड बना लो। हर एक टॉपिक को आप दूसरे को पढ़ाएंगे तो भी आपको याद रह सकता है ना। अब कुछ रिवीजन के पॉइंट्स सुन लें। लो बर्थ वेट या प्री टर्म, अपने बच्चे को गर्म रखें, इन्फेक्शन से दूर रखें, सपोर्ट करें फीडिंग को। जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी की ट्रीटमेंट है। नेफ्रोटिक के लिए क्या क्या? एडिमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, स्टेरॉइड्स देते हैं। क्रूप में बार्किंग कफ, कुत्ता खांसी, स्टेरॉइड और डेक्सामेथासोन, यहाँ पे भी स्टेरॉइड। टीयूएफ, चार डिफेक्ट, साइनोटिक बेबी। पाइलोरिक स्टिमुलस, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग और सर्जरी से सही होता है। अबगार के लिए 7 से 10 होता है। अबगार स्कूल में ए किसके लिए आता है, पी किसके लिए, जी किसके लिए आता है, आर किसके लिए आता है, एक बार खुद लिख के देख लें। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ 6 महीने के लिए। एक्सक्लूसिव बीएफ का मतलब है जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, बीएफ का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग है ना। चलिए, लेफ्ट लेफ्ट और इन सब की जरूरत है क्या? अगर हो तो आप मुझको कमेंट करके बताएंगे तो आगे आने वाले लेक्चर में इनको एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, ओके।